हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सी काजल डिरोलिया। उम्मीद करते हैं सब बहुत 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 अच्छे होंगे। हमारा आज का जो सेशन है वो बेसिकली बेस्ड है ऑन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। अच्छा, अगर इस चैप्टर की बात करें तो ये किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत रेलेवेंट चैप्टर है अकाउंट्स का। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है अकाउंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से। एसएससी, सीजीएल, AAO, यूजीसी, नेट, ईपीएफओ या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो इस चैप्टर से क्वेश्चन कवर करता ही करता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें एंट्रेंस एग्जाम्स की, लाइक बीकॉम, एमकॉम, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की बात करें तो भी ये चैप्टर बहुत रेलेवेंट है। अच्छा, आज का जो हमारा क्लास है वो बेसिकली एमसीक्यू सेशन है। ठीक, अगर हम बात करें एमसीक्यू सेशन की तो हमने पहले भी ये चीज़ क्लियर की हुई है कि किसी भी चैप्टर का एमसीक्यू करने के पहले आप उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, सो दैट आपको एमसीक्यू में कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड अकाउंटिंग अजम्पशंस जितने भी हमारे पास हैं, हर किसी की हमने एक इंडिविजुअल क्लास अपलोड की हुई है एंड उन क्लासेस की लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जा करके पहले ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लासेस कर लेना, सो दैट आपको हर एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड अकाउंटिंग अजम्पशन की एक डिटेल नॉलेज मिल जाए। उसके बाद अगर आप ये एमसीक्यू सेशन करते हो तो नो डाउट आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एंड इनफैक्ट एग्जाम में अगर इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन आता है तो आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। चलो तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये एमसीक्यू सेशन। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, ऑल द फॉलोइंग आइटम्स आर क्लासिफाइड एज फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस एक्सेप्ट। तो देखो, अगर हम लोग बात करें फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस का जैसा कि अगर तुम लोग क्लास कर लिए होगे तो वहाँ भी हमने बताया है कि अकाउंटिंग अजम्पशन सिर्फ 3 ही होते हैं। कौन कौन से? पहले गोइंग कंसर्न, नेक्स्ट कंसिस्टेंसी, नेक्स्ट अक्रूवल। और अजम्पशन ये क्यों होते हैं वो भी हमने बताया हुआ है क्लास में कि इन तीनों की अगर बात करें, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड अक्रूवल, तो ये प्रैक्टिकल लाइफ में, दैट इज बिजनेस में फॉलो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। अजम्पशन है, हम मान के चलते हैं कि फॉलो होंगे बट कई बार हम इनको फॉलो नहीं भी कर पाते हैं। क्लियर? बट अगर हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की बात करें तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करना मैंडेटरी है और हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उसको फॉलो कर रहा है। तो बट ऑब्वियस आंसर क्या होगा? देखो, ए दिया है कंसिस्टेंसी, ये तो ये तो अकाउंटिंग अजम्पशन है, बिजनेस एंटिटी एंड गोइंग कंसर्न, तो गोइंग कंसर्न भी अजम्पशन है। क्या नहीं है? बिजनेस एंटिटी। अगर हम लोग को याद हो तो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या था? सिंपली बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट मतलब एक ऐसा कंसेप्ट जिसमें ये बताया गया है कि जो बिजनेस है और बिजनेस का ओनर है, इनको हम अलग अलग पर्सन की तरह ट्रीट करते हैं, इनकी एक अलग अलग आइडेंटिटी होती है। क्लियर? और बिजनेस की एंड ओनर की जो ट्रांजैक्शंस हम उनको मर्ज नहीं कर सकते। तो अगर देखा जाए तो ये तो हर ही ऑर्गेनाइजेशन फॉलो कर रही है, तो ये अकाउंटिंग अजम्पशन नहीं हुई बल्कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल हुआ। क्लियर? नेक्स्ट, 2 प्राइमरी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, तो 2 क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ रहा है किसके? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के। तो पहला दिया अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड मटेरियलिटी नहीं, रिलेवेंस एंड रिलायबिलिटी, न्यूट्रलिटी एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी। देखो, सिंपली ये चीज़ है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अगर हम बात करें तो उसकी जो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कौन कौन सी वो देख लेते हैं। देखो, पहली है अंडरस्टैंडेबिलिटी, क्योंकि चारों आप लोग को लर्न करना है, क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में पूछ सकता है। दूसरी और तीसरी दी हुई है रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी, और चौथी है कंपेरेबिलिटी। तो अगर क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो यही 4 क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बेसिकली प्राइमरी। ठीक है, और भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बट अगर प्राइमरी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो 4 तरह की क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। किस में? हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, दैट इज ट्रेडिंग पीएल एंड बैलेंस शीट में। पहला, अंडरस्टैंडेबिलिटी हो कि जो भी उसको पढ़े प्रॉपर तरीके से उसको समझ जाए। दूसरा, रेलेवेंस, मतलब उसमें वही पॉइंट इंक्लूड हुए जो रेलेवेंट हो फ्रॉम यूजर पॉइंट ऑफ व्यू। रिलायबिलिटी, जिस पे आप भरोसा कर सको, एंड कंपेरेबिलिटी, क्योंकि अगर कंपेरेबिलिटी ही नहीं है तो उस केस में आप कभी भी ये चीज़ एनालिसिस नहीं कर पाओगे कि लास्ट ईयर बिजनेस कैसा रन कर रहा था और करंट ईयर में उस बिजनेस की ग्रोथ हुई है या डाउनफॉल हुआ है। क्लियर? तो सिंपली यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन 2 साथ में दिया था वो था रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, Kanika Enterprises follows the written down value method of depreciating machinery
ईयर आफ्टर ईयर ड्यू टू कंपेरेबिलिटी, कन्वीनियंस और कंसिस्टेंसी, बट ऑब्वियस कंसिस्टेंसी, क्योंकि हम लोग अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ड्राफ्ट करते वक्त ये मान करके चलते हैं कि हम जो भी पॉलिसीज़ फॉलो करेंगे, जो भी कॉन्सेप्ट्स फॉलो करेंगे, हम उनको लेकर के कंसिस्टेंट रहेंगे। और कंसिस्टेंसी मेंटेन करने का रीज़न होता है, कंसिस्टेंट रहने का रीज़न सिर्फ इतना होता है कि आप बहुत ही ईजिली अपने पास्ट ईयर के जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट या रिकॉर्ड्स हैं उनको करंट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट या रिकॉर्ड्स के साथ ईजिली कंपेयर कर पाओ। क्योंकि जब आप कंपेयर कर पाओगे तो ही आप अगेन ये एनालिसिस कर पाओगे कि आपके बिजनेस की ग्रोथ हुई है या डाउनफॉल। क्लियर? तो हम किसी भी अकाउंटिंग पॉलिसी या अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को लेकर के ट्राई करते हैं कि कंसिस्टेंट रहें। तो अगर आप डेप्रिसिएशन का एक ही मेथड फॉलो कर रहे हो हर साल, इसका मतलब आप कौन सा अकाउंटिंग अजम्पशन फॉलो कर रहे हो? कंसिस्टेंसी। और देखो हमने इसको प्रिंसिपल नहीं बोला, हमने इसको अजम्पशन बोला है। अजम्पशन का रीज़न है, अब कंसिस्टेंसी हम मेंटेन तो करते हैं बट बहुत बार ऐसा होता है कि हम कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते हैं और हमें WDV छोड़ करके SLM की तरफ भी शिफ्ट होना पड़ सकता है। क्लियर? इसलिए कंसिस्टेंसी क्या है? अजम्पशन है। वैसे ये सारी चीज़ें हमने क्लास में बहुत अच्छे से क्लैरिफाई की हुई हैं, इसीलिए हमने क्लास की स्टार्टिंग में ही बोला था कि MCQ सेशन करने के पहले आप उस पूरा टॉपिक का कंसेप्ट समझ लो, सो दैट आपको MCQ में कहीं पे भी कुछ भी मगअप नहीं करना होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A purchased a car for 5 lakh, making a down payment of 1 lakh and signing a 4 lakh bill payable due in 60 days. As a result of this transaction, अब देखो अगर हमने एक गाड़ी खरीदी है 5 लाख की और डाउन पेमेंट किया 1 लाख का, तो एक असेट हमारा आया 5 लाख का और कैश दैट इज़ एक असेट हमारे पास से गया 1 लाख का। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो नेट असेट पे हमारे कितने का इम्पैक्ट पड़ेगा? 4 लाख का, कि नेट असेट हमारा 4 लाख से इंक्रीज होगा। एंड साइनिंग अ 4 लाख बिल पेबल ड्यू इन 60 डेज, मतलब बिल्स पेबल एक लाइबिलिटी हमारी इंक्रीज हो जाएगी और वो लाइबिलिटी भी कितने से इंक्रीज होगी? 4 लाख से। क्लियर? तो अब देखो सबसे पहला ऑप्शन दिया है टोटल एसेट इंक्रीज बाय 5 लाख। नहीं, टोटल एसेट यहाँ पे इंक्रीज कहाँ हो रहा है? 5 लाख से 4 लाख से इंक्रीज हो रहा है। टोटल लाइबिलिटीज इंक्रीज बाय 4 लाख, ये तो सही है कि टोटल लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही है, बट इसके साथ साथ कुछ और भी हो रहा है। देखो आंसर सी दिया है, टोटल एसेट्स इंक्रीज बाय 4 लाख विथ करस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन लाइबिलिटीज बाय 4 लाख। तो आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि इस पूरे ट्रांजेक्शन से हमारा एसेट भी इंक्रीज हो रहा है एज वेल एज लाइबिलिटीज भी इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट, मोहन परचेज गुड्स फॉर 15 लाख एंड सोल्ड 4/5 ऑफ द गुड्स अमाउंटिंग 18 lakh and met expenses amounting 2,50,000 during the year 2015. He counted net profit as 3,50,000. Which of the accounting concept was followed by him? देखो सिंपली हमेशा ये चीज़ याद रखना कि अगर हम बुक्स में रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं तो रेवेन्यू से रिलेटेड जितने भी आपने खर्चे किए हैं आपको उनको भी रिकॉग्नाइज करना होगा। क्यों? क्योंकि इफ़ इन केस मान लो आप कोई 10 रुपये का सामान बेच रहे हो तो आप ये नहीं कहोगे कि 10 रुपीज़ मेरा प्रॉफिट है। नहीं, इस 10 रुपये को कमाने के लिए कुछ ना कुछ आपका खर्चा हुआ होगा। जैसे आपने मार्केट से गुड्स खरीदा होगा वही तो बेचोगे या बना करके बेचोगे। क्लियर? और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो अगर हम इस 10 रुपये को बुक में रिकॉग्नाइज करेंगे तो इस 10 रुपये को अर्न करने के लिए जितना भी खर्चा हुआ है उसको भी बुक्स में रिकॉग्नाइज करेंगे और तभी हमें एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस के बारे में इंफॉर्मेशन मिल पाएगी। क्लियर? तो देखो यहाँ पे अगर हमने यहाँ देखो मेंशन किया है कि आपने गुड्स कितने का खरीदा था? 15 लाख का, बेचा कितने का? 18 लाख का। तो अगर आपने बुक्स में ये 18 लाख रिकॉग्नाइज किया है तो बट ऑब्वियस आपको जितना इसको खरीदने में खर्चा हुआ दैट इज़ 15 लाख का और उसके अलावा भी जितने एक्सपेंसेस है वो भी तो आप बुक्स में रिकॉग्नाइज करोगे। क्लियर है मेरा पॉइंट? और इसके बेसिस पे हमारा प्रॉफिट कितना आ रहा है? 3.5 लाख। तो यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो किया गया? बट ऑब्वियस मैचिंग कंसेप्ट, क्योंकि मैचिंग कंसेप्ट में हमने यही बताया था कि अगर हम 10 रुपये की इनकम जनरेट कर रहे हैं, 10 रुपये की रेवेन्यू को बुक्स में रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, तो बट ऑब्वियस उस 10 रुपये को अर्न करने के लिए जितना हमने खर्चा किया हम उसको भी बुक्स में रिकॉग्नाइज करेंगे, तभी हमारा एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस आ सकता है। तो एंटिटी कंसेप्ट नहीं होगा, पीरियोडिसिटी कंसेप्ट नहीं होगा, आंसर होगा सी, मैचिंग कंसेप्ट। नेक्स्ट, a businessman purchased goods for 25 lakh and sold 80% of such goods during the accounting year ended 31st March 2017. The market value of the remaining goods was 4 lakh. He valued the closing inventory at cost. He violated the concept of, देखो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री का तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है? कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज़ लोअर, ये हम पहले भी बता चुके हैं। और ये पूरा कंसेप्ट किसकी वजह से है? ड्यू टू
कंजर्वेटिज्म। अब कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट अगर तुम लोग ने देखा होगा तो उसमें हमने यही चीज़ बताया था कि कंजर्वेटिज्म मतलब कि अगर कोई भी एंटिसिपेटेड लॉस है, मतलब फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला है तो हम उसको बुक्स में रिकॉग्नाइज करते हैं, बट अगर फ्यूचर में कोई प्रॉफिट होने वाला है तो हम उसको कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं। क्लियर? इसका एक छोटा सा एग्जांपल देख लो, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लेट्स से हमारी कॉस्ट प्राइस है इन्वेंट्रीज की 10 रुपये और मार्केट प्राइस है 12 रुपये। तो हमें पता है विच एवर इज़ लोअर दैट इज़ 10 पे हम रिकॉर्ड करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो हमें 2 रुपये का प्रॉफिट होगा ना फ्यूचर में, बट हमने उसको इग्नोर कर दिया और ये माना कि जब ये प्रॉफिट हमें हाथ में मिलेगा तब भी हम इसको बुक्स में रिकॉग्नाइज करेंगे। अब अगर मान लो कॉस्ट प्राइस हमारी 12 है और मार्केट प्राइस 10 है, तो मतलब हमें उम्मीद है कि 12 रुपये का सामान 10 रुपये में बिकेगा। विच एवर इज़ लोअर अभी भी हम किस पे रिकॉर्ड करेंगे? 10 पे, क्योंकि हमें दिख रहा है कि ये जो हमारा 2 रुपये का लॉस है इसको हमें बुक्स में रिकॉग्नाइज करना है। और देखो जैसे ही हमने 10 पे रिकॉर्ड किया तो सिंपली ये चीज़ हो जाएगी कि हाँ ये 2 रुपये का हमारा लॉस है, जो कि आपको बुक में दिख जाएगा। क्लियर है? तो ये किसकी वजह से है? ड्यू टू कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। अब बोला आगे, ही वैल्यूड द क्लोजिंग इन्वेंट्री एट कॉस्ट, ही वॉयलेटेड द कंसेप्ट ऑफ बट ऑफ इज कंजर्वेटिज्म। बट इसमें पहले ये देख लेते हैं कि कॉस्ट आ कितनी रही है। 25 लाख है, इसका 80% अगर मार्केट में सेल हो गया तो बचा कितना? 20%। तो 20% की वैल्यू कितनी है? 5 लाख। ये कॉस्ट प्राइस है और मार्केट प्राइस कितनी है इन गुड्स की? 4 लाख। तो बट ऑब्वियस रिकॉर्ड कितने पे होना था? लोअर पे, दैट इज 4 लाख पे। और ये किसकी वजह से है? किस कॉन्सेप्ट की वजह से? ड्यू टू कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। तो आंसर हो जाएगा बी, कंजर्वेटिज्म। नेक्स्ट, कैपिटल ब्रॉट इन बाय द प्रोप्राइटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब देखो अगर हम कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपने ही बिजनेस में तो बेसिकली जो हम एंट्री करते हैं जर्नली हम बता रहे हैं तो वो होती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। मतलब हमारा एक असेट इंक्रीज होता है एज वेल एज एक लाइबिलिटी इंक्रीज होती है। इंक्रीज इन असेट एंड इंक्रीज इन लाइबिलिटी, इंक्रीज इन लाइबिलिटी एंड डिक्रीज इन असेट, इंक्रीज इन असेट एंड डिक्रीज इन लाइबिलिटी। बट ऑब्वियस ए, इंक्रीज इन असेट एंड इंक्रीज इन लाइबिलिटी। नेक्स्ट, असेट्स आर हेल्ड इन द बिजनेस फॉर द पर्पस ऑफ। अगर देखो हम लोग असेट की बात करते हैं तो वैसे यहाँ क्लैरिफाई नहीं किया है कि ये फिक्स्ड असेट की बात कर रहा है या करंट असेट की। ठीक है तो हम लोग हमेशा क्या मानेंगे कि किस असेट की बात कर रहा है? फिक्स्ड असेट की बात कर रहा है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हमेशा उसको क्या मानेंगे? फिक्स्ड असेट। और फिक्स्ड असेट की अगर हम बात करें तो जर्नली हम लोग उसको किस लिए यूज़ करते हैं? रीसेल के लिए नहीं, कन्वर्जन इनटू कैश नहीं, अर्निंग रेवेन्यू। अगर फिक्स्ड एसेट की बात करें तो फिक्स्ड एसेट हम लोग क्यों बिजनेस में परचेज करते हैं? सिर्फ और सिर्फ इसलिए सो दैट हम फर्दर उससे रेवेन्यू जनरेट कर सके, रेवेन्यू अर्न कर सके। क्लियर है? अगर रीसेल की बात करें तो रीसेल जनरली कौन सा असेट होता है? करंट असेट। नेक्स्ट, रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट्स इज जनरली रियलाइज्ड इन द पीरियड इन विच। अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट बेचा उससे जितनी भी आपको सेल प्राइस आती है, रेवेन्यू आती है, वो आप बुक्स में किस साल रिकॉर्ड करते हो? जिस साल सेल होगा, है ना? क्योंकि हम कभी भी ये नहीं देखते हैं, अगर तुम लोग को याद हो तो जब हम लोग फाइनल अकाउंट्स बनाते थे, ट्रेडिंग अकाउंट, तो यहाँ हम लोग क्या लिखते थे? बाई सेल। और बाई सेल में कैश भी लिखते हैं, क्रेडिट भी लिखते हैं। मतलब जिसके लिए पैसा मिला वो भी लिखते हैं और जिसके लिए पैसा नहीं मिला वो भी यहाँ पे मेंशन करते हैं। मतलब सिंपली हमारा ये कॉन्सेप्ट होता है कि जितना सेल इस साल हुआ है उसको बुक्स में रिकॉर्ड करना है। क्लियर? तो जब सेल होगा तभी हम बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट फॉलो करना है आपको, अक्रूवल कॉन्सेप्ट फॉलो करना है। क्लियर? तो आंसर क्या होगा? कैश इज कलेक्टेड, सेल इज मेड, प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड। बट ऑब्वियस सेल इज मेड। जिस साल सेल होगी उसी साल हम बुक्स में सेल्स को रिकॉर्ड करेंगे और ये जनरली होता है ड्यू टू अक्रूवल कंसेप्ट एंड पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। नेक्स्ट, द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म व्हेन अप्लाइड टू द बैलेंस शीट रिजल्ट्स इन। देखो अगर हम कंजर्वेटिज्म का कॉन्सेप्ट अप्लाई करें, सिंपली जैसे अगर हम लोग क्लोजिंग इन्वेंट्री का ही एक एग्जांपल ले लें तो हमने इसमें बोला कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। तो कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं कि अपने एक पर्टिकुलर असेट की वैल्यू को डिक्रीज करके दिखा रहे हैं। दैट इज अंडर स्टेटमेंट हो रहा है, बढ़ा के नहीं दिखा रहे हैं, घटा करके दिखा रहे हैं। देखो अब ऑप्शन में दिया अंडर स्टेटमेंट ऑफ असेट, ओवर स्टेटमेंट ऑफ असेट, ओवर स्टेटमेंट ऑफ कैपिटल। बट ऑब्वियस ए, कहीं ना कहीं हम क्या करेंगे? ड्यू टू कंजर्वेटिज्म अपनी एसेट की वैल्यू को घटा करके दिखाएंगे। रीजन बीइंग कि हमें लॉस को तो बुक्स में रिकॉर्ड करना है, प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं करना। तो जब प्रॉफिट रिकॉर्ड ही नहीं करोगे तो कभी भी एसेट बढ़ के नहीं दिख सकता। नेक्स्ट, डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ ट्रेड पेबल्स रिजल्ट्स इन। अब ट्रेड पेबल्स कौन है? क्रेडिटर्स। तो अगर इसमें डिक्रीज हुआ इसका मतलब हमने इनका पेमेंट किया होगा और पेमेंट किस फॉर्म में होगा? आइदर इन कैश और चेक।
तो हमारा एसेट भी डिक्रीज होगा, डिक्रीज इन एसेट, दैट इज सी। द डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सपेंसेस फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ये हम पहले क्लियर कर चुके हैं कि अगर आप बुक्स में 10 रुपये का रेवेन्यू रिकॉर्ड कर रहे हो तो इस 10 रुपये के रेवेन्यू को अर्न करने के लिए जितना भी खर्चा आपने किया है आपको उसको भी बुक्स में रिकॉर्ड करना होता है। तो डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सपेंसेस होता है ड्यू टू मैचिंग कंसेप्ट। नेक्स्ट, इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एन एंटरप्राइज इज स्प्लिट इनटू द पीरियोडिक इंटरवल टू मेजर इट्स परफॉर्मेंस एज पर। देखो, पीरियोडिक इंटरवल की बात करें तो हमने ये चीज़ बताई थी कि हम करते क्या हैं अपने बिजनेस में, एक टाइम पीरियड फॉलो करते हैं। वो 3 महीने का हो सकता है, 6 मंथ्स का हो सकता है, 9 मंथ्स, 12 मंथ्स, 15 मंथ्स और 18 मंथ्स। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड फॉलो करते हैं। और ये टाइम पीरियड फॉलो करने का रीज़न क्या है? खुद सोचो, अगर हमने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया है और हम उसमें किसी भी तरह कोई पीरियड फॉलो ना करें तो होगा क्या कि हम हर दिन बिजनेस करेंगे और उसकी कहीं कोई बुक्स मेंटेन नहीं होगी, और अगर वो बुक्स मेंटेन भी हो रही तो वो क्लोज नहीं होगी। हम क्लोजर किस बेसिस पे करते हैं? फाइनेंशियल ईयर के बेसिस पे, दैट इज़ करंट ईयर अप्रैल टू नेक्स्ट ईयर मार्च। तो अगर मान लो हम ये 1 साल का पीरियड फॉलो ही ना करें तो क्या हमें बुक्स को क्लोज करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। और जब आप बुक्स क्लोज नहीं करोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि कितना नेट प्रॉफिट या नेट लॉस हुआ है, क्या आपकी फाइनेंशियल पोजीशन है? नहीं पता चलेंगी, है ना। तो ये जो इंटरवल, एक पीरियोडिक इंटरवल आप बनाते हो, ये किस कंसेप्ट की वजह से? ड्यू टू पीरियोडिसिटी। ये हमने ऑलरेडी क्लास में बताया भी है, इसीलिए हमने पहले ही बोला है कि आप कॉन्सेप्ट सेशन पहले देखो और फिर एमसीक्यू सेशन करना मेरा, ठीक है। नेक्स्ट, इफ एन इंडिविजुअल असेट इज इंक्रीज्ड देयर विल बी करस्पॉन्डिंग, देखो एक इक्वेशन होता है ना, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू असेट। ये बेसिकली अकाउंटिंग इक्वेशन है। तो ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन है ना, ये बताता है कि ये बोथ साइड क्या होना चाहिए, बोथ साइड में आप कोई ऐसा चेंज करो कि ये इक्वेशन कभी भी बिगड़े ना, मतलब ये बोथ साइड इक्वल होना चाहिए, ठीक। तो क्वेश्चन में पूछा है कि अगर एक असेट बढ़ा तो बट ऑब्वियस आप एक असेट घटा दो तब भी ये दोनों इक्वल रहेगा, या एक और ऑल्टरनेट है कि अगर असेट बढ़ा है तो कैपिटल और लाइबिलिटी को भी बढ़ा दो तो भी आपका ये इक्वेशन इक्वल रहेगा। क्लियर। फर्स्ट देखो लिखा है इंक्रीज इन अनदर असेट और इंक्रीज इन कैपिटल, पॉसिबल ही नहीं है। डिक्रीज इन अनदर असेट, हमने बोला था डिक्रीज इन अनदर असेट और इंक्रीज इन लाइबिलिटी, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट है डिक्रीज ऑफ स्पेसिफिक लाइबिलिटी और डिक्रीज ऑफ कैपिटल, सिर्फ डिक्रीज की बात कर रहा है जो कि पॉसिबल ही नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट, परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश, अगर हमने एक मशीन खरीदी तो हमारा असेट क्या हुआ? बढ़ गया, बट इसके बदले हमने कैश का पेमेंट किया, हमारा असेट घट गया। तो क्या इसका कोई भी इम्पैक्ट पड़ेगा? नहीं इम्पैक्ट पड़ेगा इसका, दैट इज रिमेन्स टोटल असेट्स अनचेंज्ड, जितने से बढ़ा उतने से घट भी गया हमारा असेट। क्लियर। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग डेटा पर्टेनिंग टू अल्फा लिमिटेड। अब देखो यहाँ पर्टिकुलर्स में क्या दिया है कि मशीन जो हमने खरीदी उसकी कॉस्ट कितनी है? 10 लाख, इंस्टॉलेशन चार्जेस कितना है? 1 लाख, और मार्केट वैल्यू कितनी है? 12 लाख। तो सबसे पहले देखो इंस्टॉलेशन चार्जेस और कॉस्ट ऐड कर दोगे तो इसकी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी, और मार्केट प्राइस कितनी है? 12 लाख। वाइल अगेन ये फाइनलाइजिंग है, while finalizing the annual accounts if the company values the machinery at 12 lakh which of the following concepts is violated by the alpha limited। अब सिंपली यहाँ पे हम किसकी बात करें? मशीन की बात करें, हम किसी करंट एसेट की बात नहीं करें, तो ये रूल मत अप्लाई करना, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, ये कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई नहीं होगा। बट होता क्या है कि जितने भी हमारे फिक्स्ड एसेट्स होते हैं हम उनके लिए एक हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट फॉलो करते हैं, जहाँ पे जितने भी हमने उसको परचेज किया है हम हमेशा बुक्स में उसी पे रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर। तो ये इस कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? कॉस्ट कंसेप्ट। और वॉयलेट करना मतलब किसी कॉन्सेप्ट को तोड़ना, ना फॉलो करना, तो आंसर क्या हो जाएगा? कॉस्ट कंसेप्ट। क्लियर। नेक्स्ट, द डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सपेंसेस फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ, रिपीट क्वेश्चन है, मैचिंग। अकाउंटिंग डज नॉट रिकॉर्ड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बिकॉज ऑफ, देखो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मतलब वो ट्रांजेक्शन जिनको आप कन्वर्ट ना कर सको इन मॉनेटरी टर्म्स। क्लियर है। कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन जिनको हम मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट ना कर सके उनको हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते, और ये किस कंसेप्ट की वजह से? ड्यू टू मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ह्यूमन रिसोर्स।
हम सबको पता है कि ह्यूमन रिसोर्स बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब जो ह्यूमन बीइंग वहाँ वर्क करते हैं एम्प्लॉयज़, बट स्टिल क्या हम उनको बैलेंस शीट में एज असेट रिकॉर्ड करते हैं? नहीं करते। नहीं करने का रीज़न है कि हम इनको कन्वर्ट नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ मनी। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर बैड डेट इज़ मेड एज पर, देखो प्रोविजन मतलब एक एक्सपेक्टेड फ्यूचर लॉस है, और एक्सपेक्टेड फ्यूचर लॉस का रीज़न क्या है? कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, क्योंकि कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर कोई भी एंटिसिपेटेड फ्यूचर लॉस है तो आप उसके लिए आज से ही प्रिपरेशन करके चलो। क्लियर? एंटिटी कंसेप्ट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कॉस्ट कंसेप्ट भी कर चुके हैं, और गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या होता है कि जब हम अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमारा मोटिव ये होता है कि हम फॉर इन्फिनाइट ईयर्स उसको रन करेंगे। वैसा पॉसिबल नहीं होता, बट स्टिल हम क्या ट्राई करते हैं कि हम उसको इन्फिनाइट ईयर्स तक रन करेंगे। ठीक, तो इसका आंसर होगा बी, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, फिक्स्ड एसेट्स एंड करेंट एसेट्स आर कैटेगराइज्ड एज पर कंसेप्ट ऑफ, देखो फिक्स्ड एसेट मतलब जो लॉन्ग रन के लिए है, और करेंट एसेट जो फॉर 1 ईयर और लेस देन 1 ईयर है। तो बेसिकली कैटेगराइजेशन किस बेसिस पे? इसी बेसिस पे तो है कि आप अपना बिजनेस ये प्लान करके चल रहे हो कि वो लॉन्ग टर्म में, या फिर कह लो फॉर इन्फिनाइट ईयर्स आप उसको रन करने वाले हो। अगर आप अपने बिजनेस को इन्फिनाइट ईयर्स तक रन करने का प्लान नहीं बनाते तो उस केस में आपको ये बाइफर्केशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। सिंपली हम ये मानते कि भाई अगले साल हमारा बिजनेस बंद हो जाएगा तो सारा का सारा असेट क्या होता? करंट असेट होता, या इनफैक्ट असेट की वहाँ बात ही नहीं आती, वहाँ सारी की सारी चीज़ें कहाँ चली जाती? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बट क्योंकि हमारा ये अजम्पशन होता है कि हमारा बिजनेस इन्फिनाइट ईयर्स तक चलेगा, इसीलिए हम उसको कैटेगराइज करते हैं असेट को, कुछ फिक्स्ड असेट और कुछ करंट असेट। फिक्स्ड असेट के अगले 4-5 साल तक एटलीस्ट ये फिक्स्ड असेट हमारा चलेगा, तो कहीं ना कहीं हमारी प्लानिंग होती है कि हम अपने बिजनेस को भी उतने साल तक तो चलाएंगे ही चलाएंगे, और ये होता है ड्यू टू गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। क्लियर? नेक्स्ट, omission of passive and showing the round of figures in financial statements is based on conservatism concept, consistency concept, materiality concept और realization concept। but obvious materiality concept, हम क्या करते हैं ज़्यादा मटेरियल आइटम बुक्स में दिखाते हैं। अब जैसे अगर इस तरीके से है 10.01 तो हम इसको राउंड ऑफ करके 10 रुपीज़ ही दिखाना पसंद करते हैं, और ये होता है ड्यू टू मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 21। इतने ही क्वेश्चंस हमने ड्राफ्ट किए थे अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस पे। बट बेसिकली अगर देखा जाए कि इन तीनों ही टॉपिक का अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया तो क्वेश्चन कुछ भी बने बहुत ही ईजिली आप उसका आंसर कर सकते हो। और हम बार बार बोल रहे हैं कि ये तीनों टॉपिक, दैट इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड अकाउंटिंग कन्वेंशन, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है। इनफैक्ट हमने एक क्लास डाली हुई है जहाँ पे हमने अकाउंटिंग कंसेप्ट, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड अकाउंटिंग कन्वेंशन दैट इज अजम्पशन पे भी डिफरेंशिएट किया है। तो वो सारे क्लासेस के लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। इनमें से किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछना। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।